फिल्म की शुरुआत में हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय अपने साथ किसी की अस्थियां लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकता है, लेकिन वो अस्थियों को गाड़ी में रखने के बजाय अपने साथ ही लेकर चलता है। वहाँ काम करने वाला एक वेटर उस मटके को देखकर सोचता है कि ड्राइवर अपने साथ बाहर से बिरयानी लेकर आया है जो यहाँ पर खाना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बाहर से लाया खाना नहीं खा सकते। ड्राइवर उसे देखकर कहता है कि तुझे क्या लगता है बे, मैं अपने साथ मटन बिरयानी लेकर आया हूँ, इसमें अस्थियां हैं, अगर दम है तो उसे खोल कर देख, इसमें से भूत निकलेगा और तुझे कच्चा जब आ जाएगा। वो अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर उसे दिखाता है और कहता है कि ये नोट मुझे इस लावारिस बॉडी से मिला है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब से उस नोट को निकालता है तो अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और उस नोट को अपने साथ उड़ाकर ढाबे के पार ले जाता है। वो उसका पीछा करता हुआ जंगल में चला जाता है। जैसे ही नोट जमीन पर जाकर गिरता है वो एक डंडे से उसे वहीं पर रोक लेता है और जब वो उस नोट को उठाने वाला होता है तो एक बड़ी सी छिपकली उस पर हमला कर देती है। वो उससे बचता बचाता गहरे जंगल में बने एक महल में पहुंच जाता है और अंदर से गेट लगा लेता है। वो नोट उड़ता हुआ महल के अंदर चला जाता है। ड्राइवर भी उसका पीछा करता हुआ महल के अंदर घुस जाता है और दीवारों पर लगी अजीब सी पेंटिंग्स को देखने लगता है। उन्हें देखकर वो हिप्नोटाइज हो जाता है और उसे ये भी होश नहीं रहता कि फर्श पर खून से लथपथ एक सरकटी लाश पड़ी है। वो उसे पार करता हुआ इधर उधर देखने लगता है। दीवार पर बनी आंखों वाली पेंटिंग्स की आंखें बंद होने पर पूरे घर की लाइट चली जाती है। वो घबराता हुआ इधर उधर देखने लगता है। तभी टेबल पर रखी सभी मोमबत्तियां एक साथ नीचे गिर जाती और दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो धीरे धीरे पीछे देखने लगता है। लेकिन पीछे देखने से पहले ही वहाँ पर रखा एक पियानो बजने लगता है और घर की लाइट वापस आ जाती है। तभी महल के बीचों बीच रखी एक कुर्सी अपने आप ही हिलने लगती है और एक आवाज उससे कहती है कि तूने जो कुछ भी इस अस्थियों के साथ लिया है उन सभी को यहाँ पर रख दे। ड्राइवर उससे कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो इतना बोलता ही है कि पीछे से वो सरकटी लाश अपने हाथ में एक खून से सनी कुल्हाड़ी से उसका गला काट देती है। अगली सीन में फिल्म के हीरो राजू की एंट्री एक गाने से होती है। जैसे ही गाना खत्म होता है उसकी माँ को दिखाया जाता है जिसे अल्जाइमर नाम की एक बीमारी है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। वो रास्ते में इधर उधर देखती हुई जा रही होती है। राजू को देखकर वो कहती है कि मैं तो तुझे ही ढूंढ रही थी बेटा। वो उनसे कहता है कि कहाँ जा रही हो, तो वो सोचने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है और तुम बाजार में ऐसे ही घूम रही हो, अगर खो गई तो मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें। वो कहती है मुझे तुझे कुछ बताना था बेटा। कहता है कि अरे तुमने गैस खुला छोड़कर घर में आग तो नहीं लगा दी भुड़क्कड़। राजू की दोस्त उनसे कहती है कि क्या दादाजी के बारे में कुछ बताना था दादी। वो कहती है हाँ, मुझे उन्हीं के बारे में कुछ बताना था। वो याद करने लगती है और याद करते करते बेहोश हो जाती है। अगले सीन में उसके दादा की फोटो को दिखाया जाता है। उसकी दादी फोटो को देखकर बस सोचती रहती है। यह देखकर प्रभास अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगता है। उसकी दादी उससे कहती है कि मुझे अकेला छोड़कर जाएगा क्या। राजू रुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि तेरे पास तो सोचने के लिए ये है, लेकिन मेरे पास कौन है। मेरा तो ना कोई बाप है ना माँ। डॉक्टर ने कितनी बार बोला है कि ज्यादा सोचोगी तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। उसकी दादी उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। वो कहता है वाह क्या खाना बनाती हो तुम, खाना बनाने वाले के खानदान से हो क्या। उसकी दादी कहती है भला खाना मैं क्यों बनाती, मैं तो। राजू उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी वही घिसी पिटी कहानी कि मैं राजा महाराजाओं के खानदान से हूँ। राजू का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। राजू कहता है कि तू तो लड़की देखने गया था ना, क्या हुआ। वो कहता है कि लड़की भी देख ली और फोटो शूट भी करा लिया, और अपने फोन में उस लड़की का फोटो दिखाने लगता है। वो फोटो को जूम करके देखता है तो पीछे उसके दादा खड़े होते हैं। वो फोटो अपनी दादी को दिखाता है तो वो भी उन्हें पहचान लेती है। राजू कहता है कि जिसे पूरे भारत में ढूंढा वो तेरी फोटो में निकले, क्या तूने उन्हें देखा था। वो कहता है कि अगर मैंने उन्हें देखा होता तो मैं लड़की को छोड़कर दादा को घर लेकर आता ना। राजू उससे कहता है कि तूने फोटो कहाँ पर खींची थी और कौन कौन था वहां पर। वो कहता है कि फोटो मैंने चार मीनार के पास खींची थी। राजू सोचने लगता है कि चार मीनार के पास कौन रहता है। तभी उसे एक पुलिस वाला याद आता है जिसे वो मामा कहता है। वो उसे फोन मिलाता है और अपने दादा का केस खोलने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि 1960 का केस है, इतना पुराना केस दोबारा खोलने के लिए 5 लाख रुपए देना पड़ेगा इंस्पेक्टर को। 5 लाख का नाम सुनते ही वो लड़की की तरफ देखने लगता है और उसे अपने पिता से पैसे मांगने के लिए कहता है। अगले दिन राजू अपने दादा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बस में बैठने से पहले उसकी दादी कहती है कि अगर तेरे दादा कहें कि गंग राजू और वो संदूक जब तक नहीं मिलेगा मैं घर वापस नहीं आऊंगा, तो उनकी एक मत सुनना और जबरदस्ती उन्हें बस में बैठाकर घर वापस ले आना। राजू कहता है कि बस कर मेरी माँ, सुबह से यही बात कितनी बार बोल चुकी है, और अपने दोस्त को कुछ पैसे देकर अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए कहता है। अगले दिन बस जब चार मीनार पर रुकती है तो राजू एक ऑटो वालों को देखकर कहता है कि तूने तो बोला था कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यहाँ पर ऑटो चला रहा है। वो बोलता है क्या करूं भाई, गाँव में इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आज से मैं तेरे साथ ही रहूंगा, चल अपना सामान दे और मेरे साथ चल। वो उसका बैग लेने वाला होता है लेकिन राजू उस बैग को वापस छीन लेता है और कहता है कि इसमें 5 लाख रुपए हैं, ये बैग तू मेरे पास ही रहने दे। रास्ते में वो एक नन को देखता है और उसे देखते देखते ख्यालों में खो जाता है और उसका पीछा करते हुए चर्च में चला जाता है। वहां बैठकर वो उसे बस देखता रहता है और गलत तरीके से प्रार्थना करने लगता है। ये देखकर एक छोटी सी बच्ची उससे कहती है कि आप गलत तरीके से कर रहे हो अंकल, ऐसे नहीं करते, आप पहली बार आए हो क्या। वो कहता है मैं तो 3 साल से आ रहा हूँ। वो कहती है
कि लेकिन ये चर्च तो पिछले साल ही खुला है। वो कहता है चुप कर जा मेरी माँ, मुझे अपना काम करने दे, मैं उस लड़की के लिए आया हूँ। लेकिन वो बच्ची पास ही खड़ी दूसरी लड़की को समझ लेती है और चिल्लाकर उससे कहती है कि स्टेला दीदी, ये लड़का आपसे प्यार करता है। लेकिन जिस लड़की के लिए वो आया था उसका नाम बेसी होता है। तभी एक नन आती है और उस बच्चे से कहती है कि चलो बेटा, डॉक्टर वेट कर रहे हैं। राजू पीछे से आ रही दूसरी नन से पूछता है कि ये डॉक्टर का क्या चक्कर है। कहती है कि इसे दिल की बीमारी है जिसके लिए रोज चेकअप करना पड़ता है, कभी भी दम तोड़ सकती है। उसके ऑपरेशन के लिए ही हमने आज ये प्रेयर रखी है। राजू अपने 5 लाख रुपए में से 3 लाख उस बच्ची के इलाज के लिए दान कर देता है। वो नन उससे कहती है कि आप अपना नाम और नंबर लिखवा दीजिए, मैं आपका नाम भी लिस्ट में ऐड कर देती हूँ। वो कहता है कि नाम की क्या जरूरत है, फोटो खींच लो और रास्ते में बड़े बड़े पोस्टर लगा दो, हाँ और सीएम को भी बुला लेना, दान करते हैं या प्रचार करते हैं। इतना कहकर वहां से चला जाता है। वो नन बेसी को उसका फोटो दिखाती है। फोटो देखकर वो यीशु मसीह के फोटो को देखने लगती है। अगले दिन राजू पैसे और फाइल लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर को फाइल देकर कहता है कि ये गंगराजू है, ये मेरे दादाजी के यहाँ पर काम करता था, जो गहनों से भरा संदूक लेकर भाग गया था। और मेरे दादा यह कहकर इसके पीछे गए थे कि जब तक वो संदूक और गंगराजू नहीं मिलता मैं वापस नहीं आऊंगा। इसी चिंता में मेरी दादी बीमार पड़ गई और इतने साल बीतने के बाद मेरे दादा एक फोटो में आपके थाने के पास दिखाई दिए, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए आपके पास आया हूँ। अगले सीन में गंगराजू को दिखाया जाता है जो जंगल में छुपा होता है। रात में बेसी अपनी सहेली से राजू के बारे में पूछ रही होती है। वो कहती है कि तुम नन बनने वाली हो, तुम्हें प्यार करने की परमिशन नहीं है। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अनाथ हूँ ना, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। अगले दिन राजू चर्च में बेसी से मिलने जाता है। बेसी उसे आता हुआ देख लेती है और कन्फेशन बॉक्स में जाकर बैठ जाती है। राजू फादर से पूछता है कि बेसी कहाँ पर है। वो उससे कहता है कि जो कुछ भी पूछना या कहना चाहते हो कन्फेशन बॉक्स में चले जाओ। बेसी उससे कहती है कि कहो क्या कन्फेस करने आए हो। वो बोलता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मेरी एंजल मिल जाए तो दादा के मिलने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। रात को राजू स्टेला के लिए क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है, जिसे वो बेसी समझ रहा है। इतने में बेसी का फोन आ जाता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे दादा पर चोरी का केस किया है। ये सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे दादा को देखा है। तो कहती है कि हाँ, उन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं, मैंने उन पर चीटिंग का केस किया है, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए तुमने मिसिंग रिपोर्ट कराई है ना। वो कहता है कि मेरे दादा पर चीटिंग का केस, मैं समझा नहीं। वो कहती है कि मैं बच्चों के इलाज के लिए पैसे लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहां पर तुम्हारे दादा पहले से ही लाइन में लगे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले आने दीजिए अंकल जी, ताकि मेरा नंबर जल्दी आ जाए, लेकिन उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया और मेरे सारे पैसे लेकर वहां से चले गए। अगले दिन राजू अपनी दादी को फोन करके पूछता है कि दादी, क्या दादा चोरी वगैरह करते थे क्या। वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो बेटा, वो कनक राजू हैं, अगर किसी गरीब को तकलीफ में देखते तो महल का खजाना लौटा देते थे, इतने महान थे वो। जब राजू अपनी दादी से बात कर रहा होता है तो गंगराजू उसकी बात सुन लेता है। राजू अपने मामा के साथ एक कैफे में बैठा होता है। तभी बेसी का फोन आ जाता है। वो उससे कहती है कि अगर अगले 10 मिनट में तुमने मुझे मेरे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। वो अपना फोन काटता ही है कि इतने में उसके मामा के फोन पर इंस्पेक्टर का फोन आ जाता है। वो कहता है कि तुमने 5 लाख बोले थे, लेकिन बैग में सिर्फ 2 लाख निकले हैं। अगर अगले 5 मिनट में तुमने बाकी के पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगले सीन में भैरवी की एंट्री होती है, जो पैसों से भरा बैग लेकर उसकी टेबल पर रख देती है और कहती है कि ये पूरे 1 करोड़ है। राजू कहता है कि आप कौन हो मैडम, और ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो, कहीं गलती से किसी और को देने की बजाय मुझे तो नहीं दे रही। वो कहती है कि काफी साल पहले आपके दादा ने मेरे नाना जी की हेल्प करी थी, बस उसी का कर्ज चुकाने आई हो। ये पैसे देने में तुम्हारे गाँव भी गई थी, लेकिन वहाँ पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं यहाँ पर आ गई। तो कहती है कि मेरे नाना ने कहा है कि ये पैसे मैं आपके दादा के हाथों में ही दूं, इसमें से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। राजू अपने मामा को साइड में ले जाकर बात करने लगता है। इतने में एक चोर वो बैग उठाकर भागने लगता है। यहाँ पर प्रभास का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है, जो उन सभी की बहुत धुलाई करता है और बैग वापस लेकर भैरवी को दे देता है। भैरवी उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके गले लग जाती है। तभी वहां से बेसी गुजर रही होती है और ये देखकर वहां से चली जाती है। भैरवी के पास उसके नाना गंगराज का फोन आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें उसके दादा का पता लगाने के लिए भेजा था और तुम ये क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए नाना जी, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। गंगराज राजू की दादी का फोटो देखने लगता है, जो एक सिंहासन पर बैठी होती है। इधर राजू की दादी हैदराबाद पहुंच जाती है। उसकी दोस्त राजू को फोन कर कहती है कि दादी कहीं चली गई है, उन्होंने कहा कि रात को सपने में दादाजी ने उनसे कुछ कहा और वो अपना फोन भी घर पर भूलकर हैदराबाद के लिए निकल गई है। ये सुनकर राजू भैरवी के साथ अपनी दादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपनी दादी का बैग दिखाई देता है। वो गाड़ी वहीं छोड़कर उन्हें ढूंढने लगते हैं। जब कुछ चोर उसकी दादी के गहने छीन रहे होते हैं तभी भैरवी आ जाती है और सबको मारकर दादी को बचा लेती है। उसकी दादी भैरवी से कहती है कि बेटी तू कौन है। वो कहती है कि दादी मैं आपके पोते से प्यार करती हूँ। फिर वो राजू से कहती है कि मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था तू। राजू कहता है कि एक तो अपना फटीचर थैला लेकर गाँव से यहाँ आ गई और मुझे उल्टा सुना रही है। अगले दिन राजू, उसका दोस्त और भैरवी तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर ही राजू गंगराज को शीशे में देख लेता है। जैसे ही वो मुड़कर उसे देखता है तो गंगराज उसे देखकर भागने लगता है। वो गंगराज को बहुत मारता है। राजू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि उस आभूषण के बक्से से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस बक्से को तुम्हारे दादा ने ही चुराया था। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे मारने वाला होता ही है कि इतने में भैरवी बीच में आ जाता और उसे
बचा लेती है। वो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे दादा को पकड़कर इनके हवाले करने आई थी। राजू को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। फिर गंगराज पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि तुम्हारी दादी की इस हालत के जिम्मेदार तुम्हारे दादा ही हैं। तुम्हारी दादी एक बहुत बड़े साम्राज्य की महारानी थी जिसे देखने के लिए लोग तरसते थे। तुम्हारी दादी का नाम गंगा देवी है जो देवनगर साम्राज्य की महारानी है। फिर कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ गंगा देवी की कहानी को बताया जाता है। गंगा देवी मंदिर के बाहर भिखारियों को खाना बांट रही होती है। उन्हीं में से एक भिखारी कनक राजू भी होता है जो जल्दी से भागकर गंगा देवी का हाथ पकड़कर खाना लेने लगता है। यह देखकर गंगा राजू और उसके सिपाही उसकी बहुत पिटाई करते हैं। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो एक तांत्रिक की खोज में निकल पड़ता है जिसके तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी को भी अपने बस में कर सकता था। कनक राजू का घोड़ा उस तांत्रिक के आश्रम में जाने से पहले ही मर जाता है क्योंकि किसी को भी बिना बलि दिए उसके आश्रम में जाने की अनुमति नहीं थी। वो उस तांत्रिक से कहता है कि मुझे उस औरत को अपने वश में करना है और उसकी सारी दौलत को अपने कब्जे में करना है। मैं जैसा कहूँ वो वैसा ही करे। लेकिन वो तांत्रिक उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। उसके आश्रम में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि बैरागी का मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। वो उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। कहती है कि तालाब में अपना एक अंग काटकर भेंट चढ़ाना होगा और विनती करनी होगी, तब वो तुम्हारी बातों का जवाब देगा। ये सुनकर वो अपना हाथ काटकर समर्पित कर देता है। यह देखकर वो तांत्रिक पीछे मुड़ता है जिसका आधा चेहरा इंसान का होता है और बाकी आधे चेहरे पर सिर्फ कंकाल होता है। वो अपने तंत्र मंत्र से उसका हाथ वापस जोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें धरती और पाताल के बीच तपस्या करनी होगी और उसे उल्टा लटकाकर कुएं में डाल देता है जहाँ पर वो 2 अमावस्याओं तक तपस्या करता है। इधर धरती पर वो बैरागी तंत्र मंत्र का उच्चारण करता है और उधर कनक राजू अपनी तपस्या में लगा होता है। उसकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप वो तांत्रिक उसे एक फल देता है जिसे खिलाकर वो गंगा देवी को अपने वश में कर सकता था। कनक राजू उस फल को गंगा देवी को खिला देता है और उसे अपने वश में कर लेता है और उससे शादी करके पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लेता है। गंगराज कहता है कि शादी के 1 साल बाद ही उसने पूरा खजाना खाली कर दिया और सिर्फ देवी के आभूषणों से भरा बक्सा मुझे देकर वहां से फरार हो गया और उस बक्से की चोरी का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया। गंगा देवी के परिवार ने सारा इल्जाम उस पर डालकर उसे परिवार से निकाल दिया। कुछ सालों बाद उन्होंने अपने बेटे बहू को भी खो दिया और अपने पोते के साथ किसी अनजान जगह पर रहकर आज तक अपने पति को ढूंढ रही है। फिर कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राजू भैरवी से कहता है कि चलो, वो कमीना जहाँ पर भी होगा मुझे उसे ढूंढना ही है। गंगराजू कहता है कि मुझे कुछ समय पहले ये जानकारी मिली थी कि कनक राजू नरसापुर जंगल में छुपा हुआ है। मैं उसे ढूंढने के लिए भी गया था लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। इतना सुनकर भैरवी, राजू, उसके मामा और उसका दोस्त चारों जंगल में चले जाते हैं। जंगल में वो उस हवेली के सामने पहुंच जाते हैं जहां पर शुरुआत में अस्पताल में काम करने वाला वार्ड बॉय गया था। राजू दरवाजे का ताला तोड़ देता है और सब अंदर चले जाते हैं। राजू जैसे ही अपने दादा को आवाज लगाता है तो अस्पताल के वार्ड बॉय को दिखाया जाता है जो एक जगह पर कैद होता है और अपनी आंखें खोल लेता है। राजू अपने दादा को आवाज लगाता हुआ पूरे महल में इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो ड्राइवर उससे आवाज भी लगाता है लेकिन उसकी आवाज राजू तक नहीं पहुंचती। राजू तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है जहाँ पर बेशुमार पैसा और धन दौलत होती है। एक जगह भैरवी को वो बक्सा भी दिखाई दे जाता है जिसकी चोरी का इल्जाम उसके नाना पर लगाया गया था। जैसे ही राजू उन पैसों को छूने वाला होता है तो पीछे से वो गॉड बॉय आ जाता है और उससे रुकने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने इसे छुआ तो जलकर राख हो जाओगे। राजू कहता है कि तू कौन है बे? वो कहता है मैं एक गॉड बॉय हूँ सर। जब आप यहाँ पर आए तो मैं पहले से ही अंदर था। मैंने आपको आवाज भी लगाई थी। राजू कहता है कि मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वो कहता है कि सर आप इस खजाने के पास तक आ गए हैं इसलिए उसने मुझे आपको रोकने के लिए छोड़ा है। राजू कहता है कि कहाँ है मेरा दादा, बुलाओ उसे। वार्ड बॉय कहता है कि कहाँ से बुलाऊं सर, वो तो पहले ही मर गए। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वार्ड बॉय कहता है सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक आने से मर गए और जब डॉक्टर ने मुझे अंतिम संस्कार करने के लिए बोला तो मैंने सोचा कि लावारिस बॉडी है और उनके पास जो कुछ भी था वो सब ले लिया और अस्थियां अपने पास रख ली ताकि कोई ढूंढता हुआ आए तो थोड़े पैसे और ले सके। राजू कहता है कि ये सारी दौलत मेरी दादी की है और मेरी दादी का मैं इकलौता वारिस हूँ इसलिए सारी जायदाद भी मेरी है और अपने मामा से कहता है सब कुछ उठा लो। वो सब समेटने लगते हैं। इतने में ही वहाँ अचानक से हवा चलने लगती है और लाइट चली जाती है। अलमारी से कनक राजू की वसीयत निकलती है और एक टेप रिकॉर्डर पर जाकर रुक जाती है और इस टेप रिकॉर्डर से कनक राजू बोलता है कि यह सारी दौलत मेरी है और इस घर पर मेरा राज है। अगर किसी ने भी इस दौलत को छूने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो स्वयं होगा। राजू कहता है कि इतनी दूर मैं अपनी दादी की दौलत लेने आया हूँ और यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। अगर दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। इतना सुनकर उसके दादा की अस्थियों का मटका फट जाता है और उसकी आत्मा तहखाने में पहुंच जाती है। कनक राजू राजू से कहता है कि राजा साहब तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो? मैंने तुम्हें बुलाया है। फिर कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर फोटो वाली बात और दादी के सपने में दादा की आने वाली बात को दिखाया जाता है। ये सब कनक राजू का प्लान था। वो कहता है कि तुझे पता है कि मैंने तुझे तेरी दादी से अलग क्यों किया? क्योंकि आने वाली तीसरी अमावस्या को मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। राजू अपनी जेब में हाथ डालता है और फोन करने के बहाने से पतली गली से वहां से खिसक लेता है और फोन पर बात करने का नाटक करते हुए गेट तक आ जाता है और देखता है कि जिस दरवाजे से वो यहाँ पर आए थे वो अब वहाँ पर नहीं है। राजू वार्ड बॉय से कहता है कि यहाँ
यहाँ पर तो दरवाजा था ना, वो कहता है कि यह दरवाजा आपके दादा की मर्जी से ही दिखाई देता है। वो कहता है कि सर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके दादा एक नंबर के पागल भूत हैं। राजू के मामा कहते हैं कि यहाँ पर आते वक्त मैंने एक दरवाजा देखा था, हमें उस दरवाजे से ही निकलना पड़ेगा। वो उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तभी जंगल के बीचों बीच अचानक से एक ट्रेन निकलती है, जिसे सब देखते के देखते रह जाते हैं। राजू कहता है कि बिना पटरी की ट्रेन कहाँ से आई। समय बीतता है और दूसरी अमावस्या को कनक राजू की आत्मा गंगा देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि गंगा माँ, मैं जिंदगी और मौत के रास्ते में झूल रहा हूँ। आने वाली तीसरी अमावस्या को तुम्हें मेरे पास आना है और मेरा पुनर्जन्म करने में मेरी मदद करनी है। यह बात उसकी दादी फोन पर उसे बताती है और कहती है कि अपने दादा को जल्दी लेकर आना बेटा। राजू उन सबसे कहता है कि यहाँ तक आने में मेरे दादा को कम से कम 1 घंटा तो जरूर लगेगा। उसके यहाँ आने से पहले ही खजाने से बड़ा संदूक लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। जब वो सब तहखाने में खजाने के पास जा रहे होते हैं तो तहखाने की जगह शमशान घाट में निकलते हैं। शमशान घाट को देखकर वो बॉड बॉय कहता है कि ये तो वही शमशान घाट है जहाँ पर मैंने तुम्हारे दादा को जलाया था। तभी भैरवी को एक चिता दिखाई देती है जिसमें से कनक राजू उठता है और जलता हुआ उनके तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर सब भागकर अंदर आ जाते हैं। अगले दिन वो सब रस्सी से लटककर भागने की सोच रहे होते हैं। राजू बालकनी से रस्सी को एक पेड़ पर अटका देता है। उसके मामा कहते हैं कि नीचे से भाग रहे थे तो ट्रेन कुचल देती, ऊपर से जाएंगे तो क्या पता प्लेन आकर टकरा जाए। इतना सुनते ही उसका दोस्त कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। वो अपना तौलिया निकालता है और रस्सी से बांधकर फिसलने लगता है। यह देखकर उसके मामा कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ही जाने देता, उन्हें उसे भेज दिया। वो इतना बोलता ही है कि उसका दोस्त एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। यह देखकर उसके मामा कहते हैं कि ठीक करा बेटा, तूने उसे ही भेज दिया। उसके मामा कहते हैं जाकर देख तो ले बेटा, वो जिंदा भी है मर गया। वार्ड बॉय जल्दी से भागकर जाता है और उसे उल्टा करता है और देखता है कि वो पूरी तरह से जला हुआ है और उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं और मुंह से धुआं निकल रहा है। तभी राजू देखता है कि दूर से एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है और हवेली के गेट खुलते हैं और गाड़ी जैसे ही अंदर घुसती है गेट अपने आप ही बंद हो जाते हैं। गाड़ी से बेसी उतरती है जिसे देखकर वो सपने देखने लगता है, लेकिन राजू को अभी भी नहीं पता होता कि उसका नाम बेसी है। वो उसे स्टेला समझता है। बेसी राजू से कहती है कि कहाँ है तुम्हारे दादाजी। वो कहता है मेरे दादाजी, तुम्हें कैसे पता। वो कहती है वो मेरे 3 लाख रुपए लेकर गायब हो गए हैं। राजू जैसे ही उसका हाथ छूने वाला होता है वैसे ही उसके साथ आया एक आदमी कहता है कि डोंट टच इट। राजू कहता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम रिप है। चर्च में कोई भी इनसे बदतमीजी करता है तो मैं उसका नाप लेकर उसे कब्र में दफना देता हूँ। राजू कहता है कि तो उस दिन रात को तुमने ही फोन करके मुझे धमकाया था। वो कहती है मेरा नाम बेसी है। कहता है ओ तुम्हारा नाम बेसी है, मुझे लगा कि तुम्हारा नाम स्टेला है। तुम तो नन हो ना, तो तुमने नन वाले कपड़े क्यों नहीं पहने। कहती है कि मैं नन नहीं हूँ, बस हमारी यूनिफॉर्म एक जैसी है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। राजू कहता है कि नन शादी नहीं कर सकती, ये किसने बोला था, और गुस्से में अपने दोस्त की तरफ देखने लगता है। उसका दोस्त हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे छोड़ दे भाई, मुझे पहले ही बुड्ढे ने मुर्गे की तरह भून दिया है। वो सब अंदर आ जाते हैं। राजू बेसी से कहता है कि देखो मेरा दादा तो मर गया, तुम्हारे पैसे तो गए। सुबह हमने यहाँ से भागने की प्लानिंग करी तो देखो किसका चिकन फ्राई बना दिया। रिप कहता है कि हमें तिजोरी की चाबी दे दो, हम अपना पैसा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैं बेवकूफ मत समझना, हम अपना पैसा लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। राजू के मामा कहते हैं वो वाला दरवाजा है। रिप बेसी को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। राजू बेसी से बोलता है कि तुम रहने दो ना, इसे जाने दो, इसकी धुलाई होते ही तुम्हें सब साफ समझ में आ जाएगा। वो उनकी बात नहीं सुनते और दोनों तहखाने में चले जाते हैं। इतना सारा खजाना देखकर रिप पागल हो जाता है और सारे जेवरों को पहनने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मुकुट और तलवार अपने हाथ में लेता है वो वहां से गायब हो जाता है। सारे गहने नीचे गिर जाते हैं। बेसी रिप को यहाँ वहां ढूंढने लगती है और देखती है कि वो एक ताबूत में बंद है, और जैसे ही वो उसे उठा रही होती है तो इतने में सामने से एक भूत निकलता है और उसकी तरफ बढ़ता है। यह देखकर वो घबरा जाती है। वो रिप को उठाने की कोशिश करती है और नजर उठाकर देखती है तो भूत वहां से गायब हो जाता है। वो घबराई हुई उसे इधर उधर देखने लगती है और भूत को पीछे से दिखाया जाता है कि वो दीवार पर चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो दीवार की तरफ देखती है कि वो वहां से भी गायब हो जाता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो डर के मारे गेट खोलकर बाहर भाग जाती है और सब डर जाते हैं और वो भी भागने लगते हैं। राजू कहता है कि तू खुद तो डर रही है और मुझे भी डरा रही है, मैंने बोला था ना अंदर मत जा। बेसी कहती है कि उसने मेरे ब्रदर रिप को मार डाला। इतने में रिप अंदर से अपनी लुंगी उठाकर भागता हुआ आता है। राजू कहता है कि क्या बे, तू अभी तक नहीं मरा। वो कहता है जब मैं ताबूत में था तो मुझे लगा मैं स्वर्ग में चला गया हूँ, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं ताबूत के अंदर ही था। जैसे ही मैंने करवट ली तो वो भूत मेरी गोद में ही लेटा हुआ था। एक बार को मैंने सोचा ये सब वहम है, लेकिन जब दोबारा आंख खोलकर देखा तो मेरी फटकर हाथ में आ गई और मैं भागता हुआ बाहर आ गया। भाई रात को बेसी प्रेयर कर रही होती है, तभी पीछे से राजू आ जाता है और उसे डरा देता है। राजू कहता है कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताने आया हूँ ताकि मेरे अंदर कोई गिल्ट ना रहे। वो उससे बात कर रहा होता है कि इतने में दीवार पर लगी एक फोटो के अंदर से एक भूत निकलता है और उसकी तरफ जीभ निकाल कर देखता है, लेकिन जब बेसी उसकी तरफ देखती है तो वो वापस से फोटो बन जाता है। बेसी राजू से कहती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि चुप कर मेरी माँ, सांस तो लेने दे। अगले दिन भैरवी बेसी से कहती है कि एक बात बताओ, तुम राजू को पहले से जानती हो। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि इतने में राजू और रिप दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। रिप उससे कहता है कि आज तो तेरी बैंड बजने वाली है बेटा। वो इतना बोलता ही है कि राजू अपना पैर जोर से उसके पैर पर मारता है और उसका पैर तोड़ देता है। रिप जोर से चिल्ला
चिल्लाता है। जब बेसी बाहर आकर देखती है तो रिप कहता है कि राजू अपने दादा की कुर्सी पर बैठा है और उसके अंदर उसके दादाजी आ गए हैं। यह देखकर वो परेशान होने लगती है, लेकिन भैरवी उससे कहती है कि ये हमें आपस में बात नहीं करने देना चाहता, इसलिए नाटक कर रहा है। इतने में राजू की दादी का फोन आ जाता है। भैरवी कहती है कि अब देखो कैसे ऐसी एक्टिंग बाहर आती है, और वो फोन राजू को थमा देती है। वो अपनी दादी से बात करता है तो दादी उससे कहती है कि रात को तेरे दादाजी मेरे सपने में आए थे। इतने में दूसरी साइड से राजू कनक राजू की आवाज में बोलता है कि वो सब सच है, तेरा पति मरने वाला है। ये सुनकर उसकी दादी सदमे में नीचे बैठ जाती। अगले दिन राजू अपनी दादी को फोन करता है और कहता है कि क्या दादी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बार बार फोन कर रही थी इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। राजू उन सबसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई भूत भगाने वाले को जानता है। बेसी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, डॉक्टर पद्म भूषण है जो उस काम को कर सकते हैं, जो एक साइकेट्रिस्ट हैं और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। वो कहती है कि उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई, वो इस दुनिया में सबसे अच्छे साइकेट्रिस्ट है। बेसी डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर पूरे घर को ध्यान से देखता है और हर चीज पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है। डॉक्टर एक दरवाजे की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। उसे ध्यान में दिखाई देता है कि कनक राजू यहाँ पर तांत्रिक सिद्धियां प्रैक्टिस कर रहा है। वह अपनी आंखें खोलता है और सबसे कहता है कि ये दरवाजा कभी मत। डॉक्टर कहता है कि ये कुछ छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है। उसने यहाँ की हर एक दीवार पर पेंटिंग्स बनाई हैं जो हिप्नोटाइज कर देती हैं, और जो भी उन्हें देखता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। वो लोगों को हिप्नोटाइज करके जो दिखाना चाहता है लोग वही देखते हैं। राजू कहता है कि क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। डॉक्टर कहता है कि निकल सकते हो, सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग में एक काल्पनिक दुनिया बनानी होगी और उसके अंदर तुम्हें उससे लड़ना होगा। डॉक्टर राजू को हिप्नोटाइज करता है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ वो समुद्र के किनारे रेत पर चल रहा होता है। लेकिन राजू को अचानक से समुद्र की जगह महल दिखाई देने लगता है और पानी की जगह खून। राजू कहता है कि मुझे उस दरवाजे से मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही है जिसे डॉक्टर ने खोलने के लिए मना किया था। वो अपने सपने में उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर चला जाता है। इधर डॉक्टर उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। जब राजू उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि कनक राजू इंसानों की बलि दे रहा है, और वो उसे देखकर कहता है कि क्या करने आया है यहाँ। इतने में राजू की आंखें खुल जाती हैं। राजू डॉक्टर से कहता है कि मैंने अपने सपने में कुएं को देखा था जहाँ पर बैठकर वो इंसानों की बलि दे रहा था। डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे दिखाओ कि वो कुआं कहाँ पर है। वो उसे वहां पर ले जाता है जहाँ पर वो कुआं होता है। डॉक्टर उनसे कहता है कि इस रस्सी को खींचो, और जैसे ही वो उस रस्सी को खींचते हैं तो अंदर से दो सर कटी लाश निकलती हैं जो पैरों से उल्टी बंधी होती हैं। उन्हें देखकर सब डरकर वहां से भाग जाते हैं। कमरे में बस डॉक्टर रह जाता है। तभी कनक राजू की आत्मा आती है और डॉक्टर से कहती है कि मैंने तुझे इसलिए अंदर आने दिया ताकि तू मेरी दहशत के बारे में इन्हें बता सके। कनक राजू डॉक्टर को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने दिमाग को कंट्रोल करके उसे ऐसा करने से रोक देता है। कनक राजू डॉक्टर के दिमाग में ये डाल रहा होता है कि उसकी गाड़ी खाई में गिरने वाली है और उसकी पोती गाड़ी के पीछे बैठी है। डॉक्टर अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे ये पैंतरे मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन कनक राजू उसे दिखाता है कि उसकी पोती खाई से नीचे गिर गई है। यह देखकर डॉक्टर डर जाता है। कनक राजू से बचने के लिए डॉक्टर एक किताब में उसकी विधि पढ़ रहा होता है जिसमें चक्रों के बारे में बताया गया है। जब वो ये पढ़कर सबको सुना रहा होता है तभी किताब में आग लग जाती है और कनक राजू डॉक्टर को उठाकर दीवार पर पटक देता है। और अगले सीन में कनक राजू डॉक्टर पद्म भूषण को महल के बाहर फेंक देता है। अगली सुबह जब वो सब महल से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी सामने से अनीता आ जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, और तीनों लड़कियां एक साथ खड़ी हो जाती। तीसरी अमावस्या भी आ जाती है। गंगराज को वैभवी का फोन आता है। वो कहती है कि राजू आपसे बात करना चाहता है। राजू गंगराज से कहता है कि दादा मेरी दादी को याद कर रहे हैं, उन्हें लेकर जंगल में बने महल में आ जाओ। वो फोन पर बात करता हुआ कमरे के बाहर निकल जाता है और पीछे से कनक राजू को दिखाया जाता है जो अंधेरे में बैठा होता है। अगली सुबह गंगा देवी एक गाय को प्रसाद देने के लिए जाती है लेकिन वो उसे देखकर बेकाबू हो जाती है और सारा प्रसाद गिरा देती है। यह देखकर एक पंडित उससे कहता है कि कुछ अपशगुन जरूर होने वाला है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी गंगराज उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर गंगा देवी को पुरानी बातें याद आने लगती है। वो उससे कहती है कि तू यहाँ पर क्यों आया है। वो उससे कहता है कि आपके बेटे ने ही मुझे फोन करके कहा है कि आपको लेकर आपके पति के पास ले आऊं क्योंकि वो मरने की हालत में है। गंगराज राजू को फोन करता है और कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैं तुम्हारी दादी को यहाँ पर ले आया हूँ। वो कहता है कि मैंने कब कहा था, ये सब मेरे दादा की चाल है। वो आगे कहता है कि जैसे ही मैंने तुम्हारी दादी को बताया कि तुम्हारे दादा की हालत बहुत खराब है और वो मरने वाले हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया और मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। गंगराज कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि 2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर राजू तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और महल से बाहर जाने के लिए गाड़ी से महल के दरवाजे में टक्कर मारता है जिससे वो खुल जाता है और वो सीधा अस्पताल जाकर रुकता है। वो देखता है कि उसकी दादी आईसीयू में एडमिट है। वो अपनी मौसी और गंगराजू से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। वो कहता है कि वो ना ही तुम्हें देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं।
हैं, क्योंकि राजू ये सब अपने दिमाग में सोच रहा होता है। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो गाड़ी अभी भी महल के अंदर ही होती है। कनक राजू कहता है कि मैंने तुझे तेरी दादी से अलग कर दिया ताकि इस तीसरी अमावस्या को मैं उसे जान से मार सकूं। वो उससे आगे कहता है कि मैंने अपने गुरु बैरागी से पुनर्जन्म लेने की विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए तीसरी अमावस्या को मेरी पत्नी की स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए और अपने मरने के 3 दिन बाद से ही मैं उसके सपने में आकर उसे मृत्यु के पास धकेलता रहा और कुछ देर में ही वो मर जाएगी और मेरा पुनर्जन्म होगा और 6 साल की उम्र के बाद मैं अपनी दौलत तक पहुंचूंगा और जन्मों जन्मांतर तक अपनी दौलत का आनंद भोगूंगा। ये सुनकर राजू मशाल लेकर महल के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से लगा लेता है। जब वो तहखाने में पहुंचता है तो उसे कनक राजू की वो बात याद आती है जिसने वो कहता है कि ये घर मेरा शरीर है और ये दौलत मेरी आत्मा। राजू सोचता है कि अगर मैं इस खजाने में आग लगा दूं तो मैं उसे मार सकता हूँ। जब वो पैसों में आग लगा रहा होता है तो कनक राजू की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुम क्या सोचते हो, पैसों में आग लगाकर तुम मुझे मार डालोगे? ये विचार भी मैंने ही तुम्हारे दिमाग में डाला है। तुम्हारा हॉस्पिटल जाना असली था या इन पैसों में आग लगाना ये असली है? हकीकत में तुम यहाँ इन पैसों में नहीं अपनी दादी में आग लगा रहे हो। यकीन नहीं आता तो ठीक से देखो। और जैसे ही वो देखता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और अपनी दादी के पैरों में आग लगा रहा होता है। ये देखकर वो डर जाता है और मशाल फेंककर आग बुझाने लगता है। नर्स डॉक्टर को आवाज लगाती है। वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं यहाँ पर हूँ या महल में। तभी वो अपने आप को महल में पाता है और सोचता है कि आग बुझाने के लिए ही ये सब मेरे दादा ने किया है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो अस्पताल में है या महल में और सोचता है कि मैंने अपनी दादी को मार दिया है। राजू को भ्रम होने लगता है कि कनक राजू हॉस्पिटल में आया है और उसकी दादी को मार रहा है। राजू अपने दिमाग को कंट्रोल करके यह सोचता है कि उसकी दादी गंगानगर राज्य की महारानी है। वो अपनी आंखें खोलता है और मशाल लेकर पूरी दौलत में आग लगाने वाला होता ही है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है कनक राजू उसके दिमाग में यह डाल देता है कि महल में चारों तरफ पानी भर गया है और एक मगरमच्छ उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर राजू उससे बचने की कोशिश करता है। राजू और मगरमच्छ में बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है। मगरमच्छ को मारने के बाद राजू पूरे महल में आग लगा देता है। तब कनक राजू अपनी आखिरी चाल चलता है। फर्श पर राजू की जो परछाइयां बनती हैं वो बड़ी होकर पत्थर के योद्धाओं में जाकर मिल जाती हैं और वो सब योद्धा जीवित हो जाते हैं। राजू और उनकी लड़ाई होने लगती है, लेकिन जैसे ही राजू उनमें से एक की छाती में घूंसा मारता है राजू खुद ही पीछे गिर जाता है, क्योंकि वो योद्धा राजू की परछाइयां ही होती हैं और राजू खुद ही अपने आप को मार रहा होता है। वो जो भी वार करता है वो उल्टा उसी पर आ जाता है। वो चाकू से एक योद्धा के कंधे पर वार करता है, लेकिन राजू के कंधे से ही खून बहने लगता है। जब वो योद्धा अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो उसके अंदर से कोई चेहरा नहीं बल्कि एक कंकाल निकलता है जिसके अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। राजू दीवार में खड़ी मूर्तियों में आग लगा देता है और देखता है कि अब वो जो भी वार कर रहा है वो उस पर असर नहीं कर रहे। फिर वो सभी को एक एक करके मार देता है। योद्धाओं के मरने के बाद कनक राजू रेत का तूफान लाता है जिससे पूरे महल में रेत भरने लगता है और राजू धंसने लगता है। राजू पूरी तरह से रेत में दब जाता है। वो अपनी दादी की आवाज सुनकर रेत से बाहर निकल जाता है और पूरे महल में आग लगाने लगता है। यह देखकर कनक राजू परेशान हो जाता है और अपने गुरु बैरागी को याद करता है और उनसे कहता है कि मेरी संपत्ति जल रही है, मैं कमजोर हो रहा हूँ, ये सब कैसे रोक सकता हूँ? बैरागी उससे कहता है कि अगर ये सभी चक्रों को पालेगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कनक राजू से कहता है कि अगर मैं मर गया तो कल सुबह तुम्हारी दादी की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सोचकर वो परेशान होने लगता है और देखता है कि उसकी दादी चिता पर लेटी है। देखते देखते कनक राजू एक विशाल दानव में बदल जाता है और महल की छत फाड़कर बहुत बड़ा हो जाता है और राजू को अपने हाथ में पकड़कर उसकी आत्मा को खींचने लगता है। राजू अपनी दादी को याद करता है और देखते देखते वो सातों चक्रों को जगा लेता है। फिर कनक राजू को याद आता है कि उसके गुरु ने कहा था कि अगर वो सातों चक्रों को जगा लेगा तो वो स्वयं भगवान का अंश बन जाएगा और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जब चक्रों की तेज रोशनी कनक राजू पर पड़ती है तो वो उसे छोड़ देता है और राजू हवा में उड़ता हुआ अपने चक्रों को जगा लेता है। राजू कनक राजू पर एक जोर का प्रहार करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका अंत हो जाता है। फिल्म के अंत में राजू अपने दादा का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। वो अपनी दादी को दादा का फोटो दिखाने से पहले सोच रहा होता है कि अगर मैं फोटो दिखा दूंगा तो दादी को कहीं सदमा ना लग जाए, लेकिन जैसे ही वो फोटो उसको दिखाता है उसकी दादी कहती है कि ये कौन है। वो भूल जाती है कि फोटो में राजू के दादा हैं। राजू कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कौन है, जरा दिमाग पर जोर लगाओ। वो बहुत सोचकर कहती है कि ये तो मंदिर के बाहर नींबू बेचने वाला है। यह देखकर राजू बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके दादी को कोई सदमा नहीं लगेगा। और अंत में तीनों लड़कियां राजू के घर पर उससे मिलने आती हैं। वो दादी से पूछती हैं कि राजू कहाँ पर है। दादी कहती है कि तुम सबको यहाँ आता देख, कोई यहाँ से भाग गया है। राजू वहाँ से भागकर एक टेंट में चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसी की शक्ल का आदमी जोकर बनकर बैठा है। फिल्म का अंत इस पॉइंट पर खत्म कर दिया जाता है कि इस कहानी का दूसरा पार्ट भी जरूर आएगा।